बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ग्रीक लिटरेचर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्रीक ट्रेजेडी को डिस्कस किया था कि ग्रीक ट्रेजेडी क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके, एंड सो ऑन थिंग्स। आज हम पहला राइटर शुरू करने जा रहे हैं अपना, जिसका नाम है सोफोक्लीज। सोफोक्लीज और इसकी जो हमारे पास ये वाला जो ये राइटर है हमारा सोफोक्लीज, और हमारी जो ट्रेजेडी है, हमारा जो ड्रामा है, उसका नाम है इडिपस रेक्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, सोफोक्लीज का इंट्रोडक्शन करेंगे और इडिपस रेक्स अपनी ट्रेजेडी का इंट्रोडक्शन करेंगे, और कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। सो जी शुरू करते हैं। पहले नंबर पे सोफोक्लीज जो है ये कोलोनस नामी एक कस्बा था एथेंस के करीब, ग्रीस यानी कि कदीम यूनान में 495 साल कबल मसीह, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, 495 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट ग्रीक एथेंस में सोफोक्लीज जो था ये पैदा हुआ था। ये सोफोक्लीज जो है तकरीबन इसकी 62 साल एज थी और इसने तकरीबन 120 ड्रामाज लिखे। उस दौर में कंपटीशन हुआ करते थे और इसके जो ड्रामाज 24 ड्रामा जो थे इसके 120 में से उन्होंने पहला इनाम हासिल किया और बाकी जो थे सेकंड रहे हमेशा, यानी कि ये कभी भी तीसरे नंबर पे, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये 3 राइटर थे उस वक्त जो ट्रेजेडी लिख रहे थे, तो ये कभी भी आखिरी नंबर पे यानी कि तीसरे नंबर पे नहीं आया इसका प्ले। 24 प्ले जो थे उन्होंने पहला इनाम हासिल किया और बाकी जो थे वो हमेशा दूसरे नंबर पे रहे। अब इन सब इसके 120 प्लेज में से हमारे पास अभी जो बाकी हैं वो ओनली 7 है और बाकी के जो है वो लॉस्ट हो गए, वो गुम गए हैं वक्त के साथ साथ, वो हम तक नहीं पहुंच सके। सो इनमें से इन 7 में से हमारा जो है वो एक आज का जो हमारा टॉपिक है इडिपस रेक्स, वो इन 7 में से एक है। अब टुवर्ड द एंड ऑफ सोफोक्लीज लाइफ, सोफोक्लीज की जिंदगी के आखिर तक क्या हुआ था, एथेंस रिगार्ड अ वॉर अगेंस्ट स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा दो अलग-अलग शहर थे, इन दोनों की आपस में जंग होती रही थी। देयर बिट राइवल्स। There also was a great plague in 430 BC और 430 BC बिफोर क्राइस्ट में जो है वहाँ पे एक प्लेग भी फैला था, बीमारी भी फैल गई थी। सो इडिपस रेक्स जो है, जो हमारा टेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, तो कहता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, दुनिया की जो सबसे बेहतरीन ट्रेजेडीज लिखी गई हैं आज तक, उनमें इडिपस रेक्स भी एक है। अगर मैं यूं कहूं कि ये सब में से बेहतर है तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। An Athenian tragedy by Sophocles that was first performed about 429 BC। ये एथेंस जो शहर था वहाँ पे ये इसे प्रेजेंट किया गया था, इसे थिएटर किया गया था और सोफोक्लीज ने इसे लिखा था 429 BC में। अब ट्रेजेडी का इंट्रोडक्शन है, हम पिछले लेक्चर में वैसे डिटेल बात कर चुके हैं कि ट्रेजेडी क्या होती है। सो अ ट्रेजेडी अ फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच द प्रोटैगनिस्ट हैविंग सम क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस। प्रोटैगनिस्ट बेटा बोलते हैं हीरो को, यानी कि एक ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है यानी हीरो होता है, उसमें सम क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस होती है, हाई रैंक का बंदा होता है, हाई प्लेस। और ये ग्रीक ट्रेजेडी में भी ऐसे ही है, रोमन में भी, और जो रेनेसांस की ट्रेजेडी है उसमें भी ऐसे ही है। तो होता क्या है, कम्स टू डिजास्टर, वो हमेशा तबाही की तरफ जाता है, ड्यू टू सम फ्लॉज, किसी ना किसी गलती की वजह से, और वो होता क्या आखिर में उसका डाउनफॉल होता है और डेथ तक पहुंच जाता है। ये ट्रेजेडी हम इसे डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इडिपस रेक्स बैकग्राउंड। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द
पेलोपोनेशियन वॉर ये वही जंग है जो एथेंस और स्पार्टा के दरमियान लड़ी गई थी। व्हेन इडिपस रेक्स वाज प्रोड्यूस्ड, और तब ये ड्रामा लिखा गया था। एथेंस सफर्ड फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिवास्टेटिंग प्लेग। तब जो ये एथेंस था ये पॉलिटिकली इंस्टेबल था, इसके सियासी हालात भी कुछ खास ठीक नहीं थे और वहाँ पे बीमारी भी फैली हुई थी, प्लेग ताउन आया हुआ था। सो ये एक तस्वीर है एंशिएंट पुराने एथेंस की, कुछ इस तरह से शायद दिखता था। अब हम बात करते हैं अपने करैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से करैक्टर्स थे इसमें और उन्होंने कौन कौन सा किरदार अदा किया एडिपस रेक्स हमारी ट्रेजेडी में। सबसे पहले तो एडिपस खुद है द प्रोटैगनिस्ट। एडिपस जो है ये प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का, और प्रोटैगनिस्ट मींस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो हम हीरो को बोलते हैं। सो जो हमारा ये जो ड्रामा है इसका हीरो जो है वो बेटा वो हमारा किंग एडिपस है। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ये हीरो है। बिकम्स द किंग ऑफ थेब्स, ये क्या होता है, थेब्स जो है सिटी वहाँ का ये बादशाह बन जाता है। ही इज रीनाउंड फॉर हिज इंटेलिजेंट, और इसके अंदर खासियत क्या होती है कि ये मशहूर होता है अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, ये अक्लमंद मशहूर होता है। एंड हिज एबिलिटी टू सॉल्व रिडल, और दूसरी इसकी मशहूर होने की वजह ये होती है कि ये पहेलियां बहुत अच्छी सुलझा लेता है, इस वजह से भी ये मशहूर होता है। सो इसकी स्टोरी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अभी मैं आपसे वो स्टोरी डिस्कस नहीं करूँगा, वो हम कैरेक्टर्स के बाद आगे स्टोरी डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है, स्टबर्नली ब्लाइंड टू द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, इसके बारे में एक सच्चाई होती है, एक हकीकत होती है जिससे ये नावाकिफ होता है, जिसका इसे इल्म नहीं होता। और ये जो सच्चाई इसके बारे में होती है जिससे ये ला इल्म होता है, यही ट्रेजिक फ्लॉ होता है इसका। इसी की वजह से ही ये जो है इसका डाउनफॉल होता है और ये बहुत मुसीबतों में घिर जाता है। अब नेम्स लिटरल मीनिंग, इसका जो नाम है एडिपस रेक्स, उसका मतलब क्या है, स्वोलन फुट, सूजे हुए पाँव। अब सूजे हुए पाँव क्यों होते हैं इसकी स्टोरी जब शुरू होती है तो इसका जो बाप होता है वो बादशाह होता है, और बादशाह को उसका एक जो नजूमी होता है वो बताता है कि तुम्हारे घर बेटा पैदा होगा और वो तुम्हें मार देगा, और आगे स्टोरी चलती है। तो वो बादशाह जो है वो इसकी पाँव पे वो एक रस्सी बांध के एक शेफर्ड को, एक चरवाहे को दे देता है कि जाओ इसे कत्ल कर आओ। तो उसके वो रस्सी बांधने की वजह से इसका पाँव सूज जाता है, मोटा हो जाता है, इसलिए वो इसका नाम भी उसी तरह से है एडिपस। अब होता क्या है कि ही किल्ड हिज बायोलॉजिकल फादर, इसका जो हकीकी बाप होता है उसको ये कत्ल कर देता है, और नॉट नोइंग हो ही वाज, और ऊपर से अलमिया ये होता है कि नॉट नोइंग हो ही वाज, ये जानता नहीं होता कि इसने किसको मारा है, यानी कि ये कत्ल कर देता है लेकिन इसे पता नहीं होता कि वो इसका बाप है। एंड प्रोसीड टू मैरी जोकेस्टा, और इसके हमारी जो अगली कैरेक्टर है वो जोकेस्टा है, तो जोकेस्टा से ये शादी कर लेता है। हिज बायोलॉजिकल मदर, जो कि इसकी हकीकी माँ होती है, इसको ये भी नहीं पता होता कि ये अपनी माँ के साथ शादी कर रहा है। सो ये इंसिडेंट जो है ये बेस बनता है हमारी स्टोरी का, आगे चल के हम इसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो जी ये एडिपस। अगला कैरेक्टर जो है हमारा वो है हमारी जोकेस्टा। जोकेस्टा जो है एडिपस की वाइफ होती है, यानी कि ये जो एडिपस है इसकी वाइफ भी होती है और इसकी माँ भी होती है। जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपनी माँ से शादी कर लेता है और जो है इसे ये पता नहीं होता, इसकी वाइफ भी होती है और इसकी ये
मदर भी होती हैं। सो जी, और क्रियोन्स सिस्टर, एक हम अगला कैरेक्टर पढ़ेंगे, उसका नाम क्रियोन है। क्रियोन की ये सिस्टर होती है। सो शी टेल्स इडिपस नॉट टू ट्रस्ट ओरेकल्स। ओरेकल्स जो यूं समझ लीजिए कि जैसे वही होती जो पैगाम आते थे देवताओं की तरफ से, जो पेशीन गोइयां होती थी। सो ये उसे कहती थी कि ये तुम उस पे एतबार नहीं किया करो। ये जो कैस्टा का किरदार है, अब एक किरदार इसका और भी है, चूंकि ये स्टोरी की बेस ही यहाँ से है कि ये अपने बेटे से शादी कर लेती है इसे, और इसे पता नहीं होता, और आगे ये स्टोरी फिर डेवलप होती है। एंटिगोन, एंटिगोन जो है चाइल्ड ऑफ एडिपस एंड जुकेस्टा, यानी कि इसकी ये बच्चा होता है इसकी माँ से। लीड एंड केयर ऑफ हर ओल्ड ब्लाइंड फादर इन हिज एग्जाइल। अब ये जब इसका बाप एग्जाइल हो जाता है, वहां से निकल जाता है उस शहर से, जब स्टोरी रिवील हो जाती है तो ये उसकी केयर करती है, उसे लेके जाती है। इस मैंने चाइल्ड ऑफ एडिपस एंड जुकेस्टा, ये इनका दूसरा बच्चा है। अंडरस्कोर हिज सिस्टर्स ग्रैंडर। अच्छा जी, और इसके बाद पोलिनाइसिस। पोलिनाइसिस जो है सन ऑफ एडिपस एंड दस आल्सो हिज ब्रदर। अब जारी बात है चूंकि एडिपस जो है इसका जो बेटा होता है वो इसका भाई भी होता है, क्योंकि इसने अपनी माँ से शादी की होती है। He arrives at Colonus seeking his father's blessing in his battle with his brother. वो अपने भाई से जंग लड़ने के लिए अपने बाप पे ब्लेसिंग लेने भी आता है। आगे चल के हम इसे और डिस्कस करेंगे। एटियोक्लेस फॉर पावर इन थेब्स। अब अगला जो कैरेक्टर है क्रियोन, ये भी बहुत अहम कैरेक्टर है। क्रियोन जो है ये जुकेस्टा का ब्रदर है। अब चूंकि जुकेस्टा ने शादी कर ली है इडिपस के साथ, तो ये बैक वक्त इसका जो है वो ब्रदर इन लॉ भी होता है, यानी कि साला होता है उसका, और साथ में ये उसका मामू भी होता है, चूंकि उसकी मदर का भाई भी होता है और उसकी वाइफ का भाई भी। अब इडिपस ब्रदर इन लॉ claims to have no desire for kingship। ये हमेशा ये कहता है कि he has no desire for kingship, कि उसे बादशाह बनने का कोई शौक नहीं है, ये हमेशा यही शो करता रहता है। Yet when he has the opportunity to grasp power at the end of the play, Creon seems quite eager। लेकिन जब आखिर पे कहानी सारी सामने आ जाती है, इसको पता चल जाता है अपनी मदर से शादी के बारे में, तो ये जा रहा होता है, तो इसके पास मौका होता है जब पावर हासिल करने का, तो ये क्वाइट ईगर नजर आता है, काफी मुश्ताक नजर आता है, यानी कि ये बादशाह बनना चाहता है। वी लर्न इन इडिपस एट कोलोनस that he is willing to fight with his nephews for this power, and Antigone Creon rules Thebes with a stubborn blindness that is similar to Oedipus' rule. But Creon never has a sympathy in the way Oedipus does। लेकिन क्रियोन के साथ लोगों की ऐसी सिंपैथी नहीं होती जैसी कि इडिपस के साथ है, बिकॉज ही इज बॉसी एंड ब्यूरोक्रेटिक। क्योंकि ये जो क्रियोन है ये बॉसी होता है, हुक्म चलाता है, ब्यूरोक्रेटिक होता है। इंटेंट ऑन असर्टिंग हिज ऑन अथॉरिटी, ये हमेशा अपनी अथॉरिटी जो है उसे सामने लाने के लिए हमेशा उसकी तगोदो में रहता है। ट्रेसियस, ट्रेसियस जो है ये ब्लाइंड प्रॉफिट है एंड सर्वेंट ऑफ अपोलो। अपोलो जो है ये वहाँ ओल्ड जो ग्रीक था वहाँ का के गॉड्स में से एक था। अगले लेक्चर में हम इन गॉड्स के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये उसका ब्लाइंड प्रॉफिट था, ये उसका सर्वेंट था वहाँ पे, और यही वो शख्स था जिसने बताया था कि ये यहाँ पे क्यों ये जो कहानी थी सारी इडिपस की उसकी माँ के साथ शादी की, उसको रिवील करने वाला जो शख्स था वो ये ट्रेसियस ही था। उसके बाद अगला कलेक्टर जो है, बल्कि ये इसे ये भी बताता है कि तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे और तुम बहुत बुरी जिंदगी गुजारोगे, तुम पुअर भी हो जाओगे। तो इसकी ये बात पूरी भी होती है। वो कैसे होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे। मैसेंजर्स, अब मैसेंजर जो पहला मैसेंजर है tells Oedipus that King Polybos of Corinth
इज डेड। अब किंग पोलिबस जो है ये इसका बाप होता है, ये भी सुतेला, लेकिन ये जो है इसे असली बाप अपना समझता होता है, लेकिन ये इसका असली बाप नहीं होता। ये थेब्स के साथ दूसरा इनका एक और मुल्क है कोरिंथ, ये वहाँ का बादशाह होता है। पहला जो मैसेंजर है वो आता है, वो आके से बताता है कि वो कोरिंथ का बादशाह मर गया है। इडिपस लर्न्स फ्रॉम द मैसेंजर दैट पोलिबस वाज नॉट हिज फादर, और मैसेंजर के जरिए ही इडिपस को पता चलता है कि जो पोलिबस था जिसे सारी जिंदगी वो अपना बाप समझता आया था, वो इसका बाप नहीं होता। और द मैसेंजर हैड गिवन एडिपस एज एन इन्फेंट बाय वन शेफर्ड, और इसको ये भी बताता है, मैसेंजर ये बताता है कि जो एडिपस का असल बाप था, जो लोइस था, उसने उसे एक छोटा सा बच्चा था, जब एडिपस दूध पीता बच्चा था, तो एक चरवाहे ने उसे उसके हवाले किया था। सो शेफर्ड ऑफ लोइस, यानी कि उसका एक चरवाहा था, रिवील्स हिज इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर एडिपस थ्रेटन्स हिज लाइफ। जब जो थ्रेट करता है उसे एडिपस, उसे कहता है मैं तुझे मार दूंगा वरना मुझे सही बात बता, तो फिर ये उसे बताता है कि तुम यूं छोटे से थे और एक चरवाहा जो था, तुम्हारे बाप ने मुझे कत्ल करने के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया, मैंने तुम्हें उस मुल्क के एक चरवाहे के साथ दे दिया था। ये आगे हम स्टोरी की बात करेंगे तो ये ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। एडमिट्स टू रिसीविंग द इन्फेंट ही गेव टू पोलिबस मैसेंजर फ्रॉम लोइस एंड जोकेस्टा, उसको ये बता देता है कि लोइस और जोकेस्टा ने मुझे दिया था तुम्हें मारने के लिए, और मैंने पोलिबस के एक पैगाम रसान को तुम्हें दे दिया था। Oedipus eventually realized his own identity and his crime of patricide and incest after hearing the shepherd story, और इसे जो है ये बेटा incest जो है ये अपने खूनी रिश्तों के साथ सेक्सुअल रिलेशन को बोलते हैं, तो इसको पता ये चल जाता है फिर जब ये आके स्टोरी से बताता है कि जोकेस्टा ने और लोइस ने दिया था, तो फिर इसे पता चल जाता है कि ये अपनी माँ के साथ शादी करने का मुर्तकब हुआ है। इसके बाद अगला कैरेक्टर जो है वो सेकंड मैसेंजर, दूसरा मैसेंजर है, अनाउंसेस एंड डिस्क्राइब जोकेस्टाज सुसाइड। ये हमें बताता है कि जोकेस्टा जो है उसने सुसाइड कर लिया है, उसने अपनी जान ले ली है, और प्रिडिक्ट्स फ्यूचर सॉरो फॉर अ पीपल हुज किंग डिसेंड फ्रॉम हिज प्लॉटेड लाइन, और ये लोगों को ये भी बताता है कि आप लोगों के ऊपर फ्यूचर सॉरोज आने वाली हैं, आपके ऊपर परेशानियां आने वाली हैं। अब जो सेटिंग है, यानी कि ये जो दिखाया गया है, ये 3 शहरों की सेटिंग है। ये जो थेब्स है 1 नंबर पे, थेब्स ये वो शहर है जो असल में एडिपस के बाप का शहर था, जहाँ का एडिपस रहने वाला था, खुद यहाँ ये पैदा हुआ था, किंग लोइस और जोकेस्टा का शहर, और यहीं आके दोबारा ये किंग भी बना था थेब्स का, और यहीं पे इसने अपनी इसी शहर के करीब अपने बाप को कत्ल किया था, और इसी शहर में आकर इसने फिर अपनी मदर से इसकी शादी भी हुई, और सो ऑन थिंग्स, आगे स्टोरी बढ़ती है। और जो दूसरा है हमारे पास प्लेस, जो सेटिंग है इसकी वो कोरिंथ है। कोरिंथ वो वाला शहर है जहाँ पे एडिपस पला बड़ा था, जहाँ पे वो शेफर्ड ने इसको जब दिया था तो वो मैसेंजर जो था इस कोरिंथ में ले गया था, और कोरिंथ के बादशाह ने उसे अपना बेटा बनाकर पाला था। और तीसरी जगह जो है ये डेल्फी है। डेल्फी जो थी जगह है, ये अपोलो का मज़ार था यहाँ पे, और यहाँ से ही वो ओरेकल्स आया करते थे, यहाँ से वो पैगाम आया करते थे कि वो जो स्टोरी के अंदर हम इंशाल्लाह उन्हें देख लेंगे। सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। हमने सेटिंग्स भी देख ली कि कौन कौन से शहरों का जिक्र है, हमने अपने करैक्टर्स भी देख लिए कि कौन कौन से करैक्टर्स हैं और इनका किरदार क्या है हमारे इस ट्रेजेडी के अंदर, और हमने सोफोक्लिस के बारे में भी देखा, सोफोक्लिस कौन था, पैदा कहाँ हुआ, राइटिंग इसकी कौन सी थी, कितने प्लेज लिखे, हमारे तक कितने पहुँचे, एंड सो ऑन थिंग्स। सो जी, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी समरी पढ़ेंगे और साथ में कुछ टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर में
आप लोगों से अगले टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।